हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप जानते हैं कि आज आपके क्लास 10th आईसीएससी का बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग्स देन द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस इज। इसका जो आंसर है वो हमारा बी होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इसके बाद अगर हम पार्ट 2 में आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे पास एक डोर है, ठीक है, एंड इट इज ओपन्ड बाय टर्निंग अ लीवर of length 0.2 meter. So if the moment of force produced is 1 Newton meter, then the minimum force required is। देखिए, मिनिमम फोर्स तब होता है जब आपका मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल था बेटा आपका। यहाँ पे आपको टॉर्क 1 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, फोर्स फाइंड करना है एंड आपने 0.2 मीटर जो है डिस्टेंस रख लिया। एफ आपने फाइंड करना था, तो आपका जो 5 न्यूटन है वो आपका आंसर बन जाता है, इसलिए इसका ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसके बाद हम पार्ट 3 की करते हैं। इस पार्ट के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है एंड वो कहता है कि आप बताइए कि वर्क की कैलकुलेशन के लिए आप कौन से लेंथ को कंसिडर करेंगे, 3 वाला, 4 वाला के 5 वाला। देखिए, हम हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो 5 मीटर होगा, जो कि यहाँ पे सी पार्ट आपका बन जाता है। इसके बाद आता है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है कंटेनिंग 125 न्यूक्लियॉन्स। पहली बात आपको बता दूं प्लीज कि अगर कोई भी मेरे पास एक एटम होता है तो नीचे Z ऊपर A होता है। ये जो A है ये एक्चुअली में नंबर ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। और जब भी आपकी एक बीटा एमिशन होती है -1 एंड 0, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा तो नीचे आएगा Z+1, लेकिन ऊपर आपका A+0 होने की वजह से A ही रहेगा। तो ए ही रहने की वजह से आपके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है। इसमें कई लोग ये भी कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल सर एमिट हो रहा है तो ऑब्वियस है कि आपका प्रोटॉन बन रहा होगा तो आपके चेंज आने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपका कोई प्रोटॉन बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है, न्यूट्रॉन से ही बन रहा है। और अगर वो न्यूट्रॉन से ही बन रहा है आपका, तो मतलब अल्टीमेटली एट द एंड आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो 128 ही आपका रहता है। उसके बाद आता है जर्शियन रीजन, कहता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू द माइक्रोवेव। देखिए, स्कैटरिंग उसकी सबसे ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और माइक्रोवेव से कम अल्ट्रावायलेट की है, तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ, ये गलत है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा जो बी है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्रेस्ड ऑन अ टेबल, द टेबल टॉप स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, देन दीज वाइब्रेशन आर डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड एग्जांपल होगा। रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहिए था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तब हम कह सकते थे। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास 2 लीवर, सॉरी क्लास 3 लीवर आपका आ जाता है। तो इसमें से जो ह्यूमन फोर आर्म है वो आपका क्लास 3 लीवर होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, उल्टा रेजिस्टेंस है जो लेंथ, एरिया, रेडियस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इस पे कलर बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए, आपको पता है कि जब भी हम मेन से किसी भी अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं तो लाइव वायर जो है उस पे हमारे स्विच को लगाया जाता है। और लाइव वायर का अगर आप ओल्ड कन्वेंशन देखते हैं और न्यू कन्वेंशन देखते हैं, उनके हिसाब से हमें डिसाइड करना था कौन सा लाइव है कौन सा न्यूट्रल है। तो हमें पता है बेटा, जो ब्राउन वायर होती है वो लाइव के लिए यूज किया जाता है, और जो ब्लू है वो न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। और लाइव के अंदर ही स्विच लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी क्यों नहीं हो सकते, मैं वो भी आंसर आपको दे देता हूँ। जैसे इसमें देखिए, येलो वायर बोली गई है, ठीक है, और जो येलो वायर होती है वो बेसिकली अर्थिंग को के लिए, या ग्रीन वायर उसके लिए यूज की जाती है, और ये गलत है आपका। ठीक है ना। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जैक्टली दोनों सेम थे, बट ब्लू वायर के ऊपर स्विच लगा हुआ, और आपको पता है कि स्विच हमेशा लाइव वायर में लगता है, तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज्ड, देखिए जब क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, और अगर ओपन हो तो आई जीरो होता है, तो उस केस में V E के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली इसका जो सही आंसर है बेटा वो हमारा A है, दैट इज हमारे पास आ जाएगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। मैंने आपके लिए पूरा ही सॉल्व कर दिया हुआ ताकि जल्दी 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 आपको आंसर दे सकूं मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है, बिल्कुल होती है, तभी वो मेल्ट करेगा आपका, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि ये लेटेंट को हीट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, इसलिए m<1 इसका सही आंसर होगा। फिर आता है बेटा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, देन द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके विल बी, वैसे तो देखिए आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये रिमेन अनचेंज्ड होना चाहिए, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी में बताया जाता है ये न्यूक्लियर फिनोमेनन है और कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज कोई इस पे कोई भी इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारा सी ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास दैट इज 14th नंबर हमारे पास यहाँ पे आता है, और 14 नंबर में बोला जाता है कि हमें हीट एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है। कहता है कि अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेटा, स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है कि आपको वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस करना होता है, तो मतलब आपको हीट को डिवाइड करना पड़ेगा अपने चेंज इन टेम्परेचर के साथ। अब आप जानते हो कि हीट क्या होता है बेटा, आपका एम सी डेल्टा टी के बराबर होता है, तो हीट अपॉन डेल्टा टी अगर कर दो तो एम इंटू सी आएगा, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हीट कैपेसिटी सही आंसर बन जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में काफियों को प्रॉब्लम आई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज, कि एक्चुअलिटी में पहले क्या हो रहा था आपका, कि जो रेज ऑफ लाइट है वो आपकी, ये जो ब्लैक रंग में बनाऊंगा ना बेटा, ब्लैक रंग का समझना कि एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है। ये ओरिजिनल पाथ है आपका, जो ब्लैक है मान लीजिए ओरिजिनल पाथ है आपका, ठीक है। अब मैं इसमें बना देता हूं ग्रीन कलर की, आपको समझाने के लिए कि एक्चुअलिटी में जब आप किसी ग्लास ब्लॉक को रखेंगे तो रे ऑफ लाइट कैसे बेंड करेगी। सो होता क्या है बेटा कि जब लाइट अंदर एंटर करती है उस टाइम यहाँ पर सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे, और आप जानते हैं कि ग्लास स्लैब एक डेंसर होता है, तो रे ऑफ लाइट आपकी बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो इस तरह से बेंड हो जाएगी। एंड उसके बाद हम फिर से अगर नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो आपको पता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट आपकी बेंड होके थोड़ा आगे जाके मीट करेगी। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो ये है कि मूव अवे फ्रॉम द स्लैब जो आएगा, या हाँ मूव अवे फ्रॉम द स्लैब जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। या आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इनमें से बताओ रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है, और हमें पता है कार्बन डेटिंग के लिए हम C14 का इस्तेमाल करते हैं, एंड गिव वन यूज ऑफ दिस आइसोटोप, तो कार्बन डेटिंग आप इसमें बोल सकते थे, तो कार्बन डेटिंग जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है। फिर आता है बेटा ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये क्लास 2 को जो है बिलोंग करेगा आपका। फिर कहता है अ स्टोन टाइड अ स्ट्रिंग रोटेटिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स, क्या आप जानते हो कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी आपकी रोटेट नहीं करती है, तो यहाँ पे आपका आएगा द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपके पास यहाँ पे आएगा। वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज जीरो, ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो एंगल 90 हो जाता है, और एंगल 90 होने की वजह से वर्क डन क्या होता है आपका, जीरो होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म बीम के बारे में बात करते हैं। ये एक नॉन यूनिफॉर्म शेप की बीम है, आप देख सकते हो, उसका टोटल वेट 120 न्यूटन दिया हुआ है। अब कहता है कि कैलकुलेट द फोर्स F टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है बेटा, सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होता है। ये जो सेंट्रो, ये देखो ये पिवटेड पॉइंट है, पहले तो ये आपका हो गया फोर्स जो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, और ये फोर्स एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। सम ऑफ क्लॉकवाइज करेंगे अगर तो 120 न्यूटन इंटू 0.20 किया जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो F इंटू 0.80 किया जाएगा, बिकॉज पिवटेड पॉइंट तक का हमें देखना होता है। बस F इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 120 इंटू 0.20 डिवाइड बाई 0.80, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो फाइनली आंसर हमारा 30 न्यूटन जो है यहाँ पे आ जाता है।
इस बार कहते हैं मीरा चूज टू यूज द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ हैवी लोड, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ओवर अ सिंगल मूवेबल पुली। देखिए क्या होता है कि अगर मैं सिंगल मूवेबल पुली यूज करता हूं तो उसकी जो मतलब वो एक्ट करता है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, मतलब आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प कर देता है। सो इट एक्चुअली मल्टीप्लाइज योर फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें लेस एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। वाई शुड शी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर फिक्स पुली। देखिए ऑफ कोर्स पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो तो एक रीजन है ही है, बट इससे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यह है टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। अगर आप कभी देखेंगे तो मैंने आपको जब ये बताया था तो उससे मैंने कहा था कि अगर नीचे नंबर पुलिस ज्यादा होती है तो हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वो इनकन्वीनियंट डायरेक्शन होती है। तो ऊपर फिक्स होने से, ऊपर ज्यादा होने से क्या होता है कि हम अपने एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है कि सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स, अमित करता है वही चीज मतलब 300 जूल का काम करता है 20 मिनट्स में। पावर जो है वो आपने कंपेयर करनी थी, पावर ऑफ सुमित डिवाइड बाय पावर ऑफ अमित। देखिए क्या होगा बेटा, वर्क डन ऑफ सुमित बाय टाइम टेकन बाय सुमित इनटू टाइम टेकन बाय अमित डिवाइड बाय वर्क डन बाय अमित। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 600 डिवाइड बाय 300, ऊपर आ जाएगा बच्चे आपके पास 20 मिनट्स और नीचे आ जाएगा आपके पास 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, ये भी 2, तो आंसर बेटा 4:1 जो है आपका आंसर आ जाता है। फिर आता है कि 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रूम, 1 बल्ब इज फ्यूज्ड, it is removed and remaining 4 bulbs are again connected in series to the same circuit। ओके सो कहता है कि बेटा रेजिस्टेंस और इंटेंसिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो सिंपल सी बात आपको बता दूं बेटा आपका कि जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं उसके बल्ब हटा देते हैं, जब हम बल्ब को हटा देते हैं, अब 4 बल्ब रह गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है उसको कम कर रहे हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप एक बल्ब हटा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस जो ओवरऑल है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या कर जाएगा बेटा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक्चुअली ये आपका इंक्रीज करना चाहिए। अब आप बोलेंगे इंक्रीज क्यों करता है बेटा, क्योंकि क्या है ना कि आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो कम हो गई। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से अब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका सर्किट में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो उससे उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यही इसका आंसर बन जाता है। ठीक है ना। ओके तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। यस, अब आते हैं बेटा कि रोहन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑन एको इन डिफरेंट मीडिया एंड ही ऑब्जर्व दैट अ मिनिमम डिस्टेंस x मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एको टू बी हर्ड इन ऑक्सीजन एंड अगर बेंजीन की बात करें तो y मीटर करता है। तो जस्टिफाई योर आंसर, कंपेयर x एंड y एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके बहुत सिंपल था। देखिए पहली बात, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो ऑफ कोर्स हमारा स्पीड इज इक्वल टू 2d बाय टी वाला ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये मिनिमम डिस्टेंस की बात करें दोनों केस में, तो टाइम दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा जो कि 0.1 सेकंड है। तो इसको हमें कुछ ज्यादा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं थी, कंपैरिजन नहीं करना था, है ना। ओके सो देखिए सबसे पहले क्या होगा बेटा कि 340 इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस जो था ऑक्सीजन में x था डिवाइड बाय टाइम t। अब इसको डिवाइड करेंगे 200 इज इक्वल टू 2y बाय टी होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए बेटे सिंपल सी बात है, t से t कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये इससे कटेगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 17/10। या तो ये रेशियो है या तो फिर 1.7:1, ये भी आप लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यार कि इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स लेंस यूज। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्लेस होता है बिटवीन एफ एंड ओ, कितनी बार हमने ये बात डिस्कस करी है। वाई कैन वी नॉट यूज कॉनकेव लेंस, बिकॉज उसमें डिमिनिश्ड इमेज बनती है, सो दैट्स द रीजन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्यूज वायर आपको दी हुई है 5 एम्पेयर की और आपको एक गीजर दिया हुआ, कहते हैं ये फ्यूज वायर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो हमें करंट फाइंड करना था जो कि P/V होता है। अगर मैं P बात करूँ तो 1540 बाय
220 हमारे पास आता है। सॉल्व करने में 7 एम्पियर आएगा क्योंकि मैंने किया हुआ ऑलरेडी। एंड क्योंकि ये सेफ करंट लिमिट से कम है, फ्यूज वायर मतलब वायर जो है यूज कर रहे फ्यूज का वो कम है, करंट रेटिंग उसकी कम है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें फ्यूज वो यूज करना होता है जो सेफ करंट लिमिट से थोड़ा ज्यादा हो, तो इसलिए इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो नो इसका सही आंसर है। कहते हैं 2 फैक्टर्स बताइए जिससे स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो आप बढ़ा सकते हो। तो इसमें करंट को इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों से ये किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर। हर ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन। मैं वैसे एक बात मानूंगा कि आपका जो न्यूमेरिकल्स थे वो सिंपल थे, नो डाउट, बट नो डाउट पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है आपका पेपर, मतलब ये मैं ट्रिकी कहूंगा, डिफिकल्टी ट्रिकी कहूंगा, थोड़ा सोच सोच के करना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते थे। ओके सो मास कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे तो इस बात पे डिपेंड करता है कि यूनिट क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ग्राम है तो नहीं कन्वर्ट करूंगा मैं, तो सीधा 500 इंटू 330 हम कर देंगे। मेरा जो फाइनल आंसर है आफ्टर सॉल्विंग दिस वो आया 16 करके कुछ आया था जब मैंने सॉल्व किया था। 165 अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जल्दी जल्दी आपको आंसर्स मिल सके, ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एंड ताकि आप आराम से इसको कर सको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक काम और भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पूरे सोल्यूशन को डाउनलोड भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए पहले ये देख लीजिए। ओके उसके बाद आता है बेटा कॉपी एंड कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ओके तो बस यही करना था कि आपके जो ए की वैल्यू है वो लेफ्ट की और राइट की सेम होनी चाहिए और जेड की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू लेफ्ट और राइट की सेम होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 3 है न्यूट्रॉन्स, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 92 95 हो गया। अब इसको हमने माइनस करना था 236 के साथ, तो मैंने जब इसको यहाँ पे, चलिए मैं ये आपके लिए कर भी देता हूँ। क्या था आपका, देखिए 236 आपका लेफ्ट का बन जाता है और यहाँ बन जाता है आपके पास 95 बन जाएगा क्योंकि 92 ये रहा और 3 इंटू 1 3 ये भी होगा ना, तो 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है, और ये आ गया बेटा 4 और ये आ गया आपके पास 1, तो 141 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जो इसका सही तरीका है करने का। क्लियर जी? ओके इसके बाद आता है बेटा कि क्रिप्टन का बताना है। तो अब देखिए लेफ्ट साइड में आपके Z की वैल्यू 92 है, राइट साइड में देखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 56 है आपका, तो मतलब अब 92 में से 56 को बस आपने माइनस करना था, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा यहाँ पे, 8 3 36 36, तो यहाँ पे आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। फिर हमारे पास बेटा ये कैंडल वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। देखो U आपको दिया है -36 सेंटीमीटर, V आपको 72 सेंटीमीटर दिया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v जो कि 72 होता है, -1/u तो -36 डालना था, एलसीएम लेते तो 72 आपका आ जाता, 1 + 2 3, हाँ ये हो गया। सो f बेटा आपके पास आता 72/3, तो 3 2 6 एंड 4 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर जो है, हाँ वही निकाले, 24 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाता है। साथ में पावर पूछी गई है यार, पावर जो होता है 1/f होता है, लेकिन f मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में है तो मैंने बताया तो ऊपर 100 रख के नीचे 24 करना अपने। सोल्व करने में 4.16 डायोप्टर आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो कहता है below is the an incomplete table showing the arrangement of the electromagnetic spectrum in the increasing order of the complete, okay so identify the radiation था। यहाँ पे आपके पास बेटा माइक्रोवेव आता है, सो ये माइक्रोवेव रिप्रेजेंट होता है आपका पहले पार्ट का। नेम द रेडिएशन टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर, हर कोई जानता है ये एक्सरे इसका सही आंसर होना चाहिए। और एक कॉमन प्रॉपर्टी वहां पे देखो 5 6 दिखी थी, मैंने कहा था ना कि अगर आपसे कॉमन प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप हमेशा बताएंगे कि इनकी जो स्पीड है वो सेम है सबकी, ठीक है ना, दे हैव सेम स्पीड विच इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। So why do we use red color as a danger signal on the top of the skyscraper scraper? तो बेसिकली रेड कलर का अच्छा इसका आंसर कैसे लिखना था, आपने ये लिखना था कि क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्या है इसकी वेव
लेंथ जो है वो आपकी ज़्यादा है, देयरफॉर लीस्ट स्कैटर करेगी एंड इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रैवल कर पाता है और हम दूर से इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया आंसर है या वे है इसके आंसर को देने का। अब आ जाते हैं बेटा डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम में आपको पहले तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करना था, जो कि बहुत ईजी था। आपको क्या करना था, बस एक नॉर्मल ड्रॉ करना था। अब ये एंगल तो 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल जो है वो आपका सही आंसर है, जो मैंने सॉल्व करके 40 90 एक्चुअली आपको क्या करना था, 133 माइनस ये करना था ना। रुकिए मैं आपको इसको दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं इसमें फटाफट आंसर देने दो, तभी मैं आपको फटाफट आंसर दे रहा था। या ठीक है, तो करना क्या था आपने बेटा, बस कुछ भी नहीं, ये एंगल आपका यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो बस आपको 133 माइनस 90 करना था, दैट्स इट, जो कि 43 आपका आ जाता। तो ये आपका बेटा 43 है। उसका बोलता कि मुझे ए एंगल बताइए क्या होगा। यार अब मैंने कहा पूरा 90 है, और जो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 47 हो जाएगा। ये 90 है, तो जिसकी वजह से ये फिर से कितना आ जाएगा, 43 डिग्री आपका आ जाता है। तो बहुत ईजी था, आराम से कर सकते थे। कहते हैं विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे फॉर द रे टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप जानते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो हमें एक ऐसा यहाँ पे कलर चाहिए था जिसका क्रिटिकल एंगल 43 से कम हो, क्योंकि अगर मैं उस कलर को 43 पे फॉल करूंगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा या तो आप ब्लू तो है ही है ना, या तो वायलेट का इस्तेमाल करें, या तो इंडिगो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही इसका आंसर बन जाता है। ओके आपको फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दिया है 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल लेना था, तो कि 8/9 आ जाता। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इस पे बेस्ड है आपका। सो इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन विल द रेशियो 9/8 रिमेन द सेम। आंसर इसका नो आता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है। ओके कहता है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है, और जब लाइट ट्रैवल कर रहा है तो 10x डिस्टेंस ट्रैवल करता है t1 टाइम के अंदर, एंड जब वो हम किसी डेंसर मीडियम में डालते हैं तो वो सिर्फ 10 हो जाता है, मतलब उसका जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है t2 में। तो वो कहता है कि लाइट जो है डायमंड में 20x ट्रैवल करेगी t1 के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि जो डायमंड है वो बहुत ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू एयर या वैक्यूम। तो उल्टा इसकी स्पीड और कम होनी चाहिए थी, 10x से कम होनी चाहिए थी जब आपका ये किसी मीडियम में एंटर कर रहा है। ठीक है जी, तो ये इसका एक्चुअली में सही आंसर होता। तो आंसर सीधा इसका क्या है, फॉल्स है। इसमें रीजन नहीं पूछा तो सिर्फ फॉल्स लिखना था आपने। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ t1 t2 निकालना था, वो आ जाता है बेटा, कुछ नहीं था। देखिए आपको पता है कि स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम होता है आपका। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसका 10x ओवर टाइम t1 है, और इसमें दिया हुआ है t2 का x अपॉन t2, ये आपको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपका x से x कट जाता, फाइनल आंसर था 10 टाइम्स ऑफ t2/t1। सो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे बोला गया है। कहते हैं कंप्लीट द डायग्राम पाथवे। आप जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पैरेलल हो जाती है टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी बेस से, एंड उसके बाद जाके बेटा वो आपके बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द और सॉरी बेंड हो जाएगी टुवर्ड द बेस। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे एंगल दिखाना था 45 डिग्री का, क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एक्जैक्टली सेम होता है। फिर वो कहता है कि दो फैक्टर्स बताइए जिस पे ये डिपेंड करता है। तो पहले आता है आपका प्रिज्म एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, सब कुछ इस पे था, तो आप कुछ भी लिख सकते थे। ये सिंपल डेरिवेशन है बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू विच हर एक पार्टिकल का अगर मैं टॉर्क निकालूं उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो 0 आना चाहिए। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ, आराम से आप रीड कर सकते थे।
होलो कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट है आपका 6 सेंटीमीटर। आप जानते हो जो होलो कोन होता है उसका जो हाइट, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट होता है वो h/3 होता है फ्रॉम द बेस। तो वो कह रहा है कि ब्रॉड बेस से बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, तो बस 6/3 आपने करना है। आंसर 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आया था अबव द बेस। कहता अगर मैं उसको हनी से भर दूं तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज होगी, आंसर है बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि अब जब आप उसको भर दोगे हनी से तो उसका जो बेस वाला एरिया वो भारी हो जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट कर जाती है आपकी। मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। देखिए जब आपके पास यहाँ पर होलो था तब इसकी हाइट थी बेटा h/3, और जो सॉलिड होता है उसकी, इसको ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ कर देते हैं, छोड़ो। जो सॉलिड होता है बेटा उसकी हाइट होती है h/4, h/4 उसकी जो है वो हाइट होती है आपकी, है ना। तो जो भारी होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चली जाती है, तो ये इसका सही आंसर आपका जो है वो बैठता है। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट आप और दीजिए, 1 सेकेंड, ये ज़्यादा ही वो लग रहा है। ओके, डन डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम अपना। फिर यहाँ तक तो आ ही गया हमारा, है ना। चलिए अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि मेरे पास दो पाथ दिए गए हैं, एक आपको दिया है यहाँ पे पाथ 1 एंड एक पार्ट 2 दिया हुआ है। पाथ 1 वो है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और पार्ट 2 में फ्रिक्शन है। ठीक है, अब वो कहता है कि विच मार्बल विल श्योरली रीच टू द नेक्स्ट पीक। ऑब्वियस है बेटा कि जिसमें फ्रिक्शन होगी वो इसके कुछ एनर्जी वेस्ट कर देगी, जिसकी वजह से वो उसी दोबारा सेम हाइट पे नहीं पहुंच सकता, इसलिए पाथ ए जो है वो आपका सही होगा, मतलब मार्बल ए इसका आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद अलोंग विच पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। देखिए वैसे ना एक बात मेरे को बड़ा वो लगता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा कंजर्व रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट हाँ जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इस चक्कर में हम क्या कहते हैं कि इसका जो है पाथ 1 ही इसका सही आंसर रहेगा। और उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो पाथ 1 जो है इसका भी यही आंसर बनना चाहिए। बात करते हैं बेटा कि गिवन टू पुलिस की, ये दो पुलिस आपको दी गई हैं। पहले तो इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना था यार, बहुत सिंपल था यार। देखिए पहले ये नीचे गया, उसके बाद एक एक इससे अटैच करना था और यहाँ से इसके नीचे यहाँ पे अटैच करना था। तो लीजिए ये आपका डन हो चुका है, यहाँ से ऐसे, तो ये कंप्लीट है। उसके बाद एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 होती है। तो 80/100 इज इक्वल टू, मैकेनिकल एडवांटेज मुझे फाइंड करनी है, वेलोसिटी रेशियो बेटा 2 दी हुई है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास आ जाएगा 2.4। फिर हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड अपॉन एफर्ट, जो कि 2.4 डालूंगा यहाँ पे मैं, और मुझे एफर्ट बोला गया है तो लोड है 48 डिवाइड बाय मैं 2.4 यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे इसमें पता लग ही रहा है हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं बेटा, नहीं 2.4 नहीं, देखो यही गलती होगी, तभी मैंने कहा ना मैंने पहले कर लिया था, फिर कैलकुलेशन में एरर आ जाता है। रुको, इसका सही आंसर है 1.6 है बेटा ये, so दिस इज 1.6 व्हेन यू सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1.6। अब ठीक है, सो डिवाइड बाय 1.6 आपके पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 30 जो है kgf, ये आपका यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर आपका बन जाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 7th नंबर आता है, कौन सी वेव जो है वो सोनार में यूज होता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव है। सो दिस इज अल्ट्रासोनिक वेव, बहुत सिंपल सा है यार। कहता है कि इन द अबव डायग्राम लता स्टैंड्स बिटवीन द टू क्लिफ एंड क्लैप हर हैंड्स, डिटरमिन द टाइम टेकन बाय हर टू हियर द फर्स्ट एको। कईयों को ये लगता है बेटा कि ना ये वाला पाथ लेना चाहिए तब जाके वो पहला एको होगा जो जल्दी सुनाई देगा, बट ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि ये 170 में से 160 माइनस कर दोगे तो ये 10 मीटर आएगा, और अगर आप इस डिस्टेंस को लेकर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो टाइम है वो आपका, मैंने किया था, ये 0.1 सेकंड से भी कम होता है, और आप जानते हैं कि आपकी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग के लिए 0.1 सेकंड मिनिमम टाइम होना चाहिए, ये उससे भी कम आता है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो मुझे डिस्टेंस जो मेजर करना था वो, मतलब जो यूज करना था वो 160 वाला था, तो इसलिए जब मैं 2 इंटू 160 डिवाइड बाय 320 अगर इस्तेमाल करता हूं तो आंसर बेटा 1 सेकंड मेरे पास आंसर आ जाता है, और इसलिए यही इसका एक परफेक्टली आंसर बनता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बेटा प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर दिया, वही लेफ्ट एंड राइट का पूरा काम करना था। देखिए 91 और -1 टोटल कितना हो गया 90,
ओके, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब 90 में से 88 आपका बच्चे यहाँ पे आ जाता है। सो दिस इज 88 बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले में है 234, 234 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाता है 230, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम ये होना चाहिए था, तो ये आ गया आपका 90 और ये आ गया 234, तो अल्टीमेटली बच्चा ये इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन दोनों में से जो ज्यादा फिजिबल होता है वो ये वाला होता है बेटा, यूरेनियम 235 वाला, 238 वाला नहीं होता, तो इसका यही आंसर है। ओके, तो वो कहता है कि जब मेरा लेंथ 5 सेंटीमीटर था तो उस टाइम एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, ट्यूनिंग फोर्क के बारे में बोल रहा है। कहता है कौन सा फिनोमिनन यहाँ पे यूज हो रहा है? आंसर तो यार रेजोनेंस ही है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट 7 चैप्टर में से ज्यादा वेटेज आई है। मैंने आपको कहा था ना कि जो बच्चे अगर पूरा नहीं कर सकते तो फर्स्ट 7 चैप्टर रेडियो एक्टिविटी और हाउस होल्ड सर्किट वो कर लो। अगर आपको ये बातें याद है जो मैंने कही थी तो आप काउंट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम वेटेज उन्हीं चैप्टर से आई है जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो रेजोनेंस है बेटा। वाई इज द लाउड साउंड हर्ड एट ए पर्टिकुलर लेंथ? बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है मेरी ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और जो यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो आपस में मैच हो जाती है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ एयर कॉलम की, जो जितना भी लेंथ ऑफ एयर कॉलम यहाँ पे दिख रहा है उससे जो जनरेट हो रही है फ्रीक्वेंसी वो आपस में मैच कर जाती है, तो रेजोनेंस होता है और लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। कहता है कि इफ द प्रेजेंट ट्यूनिंग फॉर्क इज रिप्लेस्ड विद द ट्यूनिंग फॉर्क विद हायर फ्रीक्वेंसी, अगर मैं उसको हायर फ्रीक्वेंसी से कर दूं तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम करनी पड़ेगी कि ज्यादा करनी पड़ेगी? अब बेटा जो फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम होती है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो तो लेंथ को तो कम करना पड़ेगा, इसलिए डिक्रीज इसका जो है सही आंसर आपका बन के आता है, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं 8वीं के बाद। कहता है बेटा द वोल्टेज, कहता है द वोल्टेज करंट रीडिंग ऑफ ए सर्टेन मटेरियल आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो, दिया हुआ है। कहता है वेदर द कंडक्टर इज ओमिक और नॉन ओमिक। कहीं को लगेगा सर ये कांस्टेंट वी में चेंज आ रहा है, कांस्टेंट आई में चेंज आ रहा है तो ये ओमिक होगा, बट नहीं, ये एक नॉन ओमिक है। रीजन ये है क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए ओमिक के अंदर, बट अगर आप इनको दोनों को डिवाइड करते हो तो 5 आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 18 6 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब डिफरेंट आ रहा है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसमें। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं नॉट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, तो ये भी आ सकता है। स्टेट ऑफ लॉ में कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा जो करंट है सर्किट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो ये आपका बहुत सिंपल सा आंसर था, ये आप दे सकते थे। डायग्राम में साफ दिख रहा है कि मेरे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इजी था, मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, मैं बाद में बात करता हूं उसके बारे में। सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो थिक है वो कौन सा रहेगा? वो सेकेंडरी वाला होता है, क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगी तो करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया तो उसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ती है मेरे को वायर की। सो दैट्स द रीजन, जो रीजन पूछा गया था। ये तो इजी है यार, देखो 10 + 6 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 12 + 4 करेंगे तो भी आपके पास 16 ही आएगा, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16, 16 एलसीएम 2 ऊपर आर आपका 8 ओम आपको मिल जाता है। करंट बोला गया है, करंट क्या होता है बच्चा आपके पास? V अपॉन आर होता है, तो V 4 है, नीचे 8 है, तो 0.2 एम्पियर हमारे पास 0.2 नहीं 0.5 एम्पियर, या क्योंकि ये 1/2 बन जाता है तो 0.5 एम्पियर जो है वो हमें मिल जाता है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द करंट। ओके, मैं आपको पहले बताया था बेटा कि अगर ऊपर जितना रेजिस्टेंस है अगर नीचे भी उतना रेजिस्टेंस, तो करंट बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद सीरीज में जितने भी होंगे सब में एक जैसा करंट जोड़ देगा, तो इसका आंसर है इक्वल, दोनों में सेम जैसा इक्वल जो करंट है वही फ्लो आपका करेगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। आ जाते हैं अपने आखिरी बेटा क्वेश्चन की तरफ। कहता है 85 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग सर्टेन मास ऑफ आइस, फाइंड द मास ऑफ द आइस रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंपल, जब आइस की बात होती है तो हमें पता है वो मेल्ट होता है फिर टेम्परेचर राइज करता है, तो बेसिकली क्या था कि हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर, ये हमें करना था। तो मास ऑफ आइस कॉमन पहले ले लेते हो यार, लेटेंट हीट प्लस सी डेल्टा टी
यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर जो है इसका इस्तेमाल होगा। मास ऑफ आइस मुझे फाइंड करना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है ग्राम ग्रूम वही रहेगा, ठीक है कोई फर्क नहीं है। तो 336 है प्लस सी यहाँ पे 4.2 और टेम्परेचर चेंज आएगा बेटा, आइस का होता है 0, 0 से 5, 5 आपका कॉमन टेम्परेचर है तो इसलिए यहाँ पे 5 लिया जाएगा। इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 85 लेंगे, स्पेसिफिक हीट जो है वो आपका 4.2 है और पानी के टेम्परेचर में चेंज 30 से 5 आ रहा है तो 25 का चेंज यहाँ पे होगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है तो मास ऑफ आइस सॉल्व करने के बाद 25 ग्राम सॉल्व करने के बाद बेटा मेरे पास ये आता है। सेकंड बार कहता है कि व्हाई डज इट बिकम प्लेजेंटली वार्म व्हेन द लेक स्टार्ट फ्रीजिंग। देखिए लेक फ्रीज कैसे होगा, लेक फ्रीज तब होता है जब उसके अंदर की हीट बाहर निकलेगी, जब उसके अंदर की हीट बाहर निकलती है तो उसकी वजह से आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल डाउन हो जाता है। और यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वर्ड जरूर लिखना वो। फिर नेक्स्ट लिखना था, मतलब तो क्या लिखोगे बट लिखना था। सो वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म एन आइस, सो व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। आंसर है नो चेंज। मैंने आपको बहुत साफ ये बताया था कि जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और जब कोई चीज मेल्ट होती है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी आपकी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। कहता है विच विल कंटेन मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, विच विल कंटेन मोर हीट, माई मिस्टेक, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूं। ओके, ज्यादा हीट कौन कंटेन करेगा, तो ये देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्यों ही कह रहा हूं 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हीट कंटेन करता है। रीजन ये है कि बर्फ को पानी बनने के लिए पहले तो एक्स्ट्रा 336 जूल ऑफ हीट लेनी पड़ेगी तभी वो पानी बनेगा, मतलब इससे इतना टाइम्स ज्यादा हीट ऑलरेडी है, इसलिए ज्यादा हीट जो कंटेन करता है वो आपका पानी होता है ना कि बर्फ होता है। ठीक हो गया जी, तो यहां पे आपका जो है ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे है स्टेट वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द एसी जनरेटर। आपको पता है एसी जनरेटर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो गया है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आप इसमें कह सकते थे, ठीक है ओके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गिवन बिलो सर्किट आपको दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहां पर ना एक कंपास रखा जाता है, जब वो कंपास को रखा गया तो इनिशियली उसकी डायरेक्शन ये थी, ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन थी, लेकिन जैसे इसमें से करंट पास किया गया तब उसकी डायरेक्शन ये हो गई, समझ गए। तो अब वो ये बोल रहा है कि नेम द रूल यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल होगा, पहले तो राइट हैंड थंब रूल इसका यहां पे इस्तेमाल होगा। कहते स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये तो हमें पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं यार, ये ना वो ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ ऐसे, हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटा आपको कि इसमें ये तो हमें पता है कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ऐसे बनेगी, है ना, सर्कुलर पाथ में बनेगी। लेकिन खुद सोच के देखो कि अगर डायरेक्शन इधर बन रही है तो मतलब मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर की तरफ होनी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो करंट का नीचे होना इंपॉर्टेंट है, तभी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा x2y वाला। सो x2y जो है वो इसका सही आंसर बनता है, ठीक है। एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूं ताकि गलती ना हो कि मैंने पॉइंट पी पे रखा, P1 एंड P2 मैग्नेटिक कंपास है, बिफोर एंड आफ्टर, है ना, पासिंग द करंट x थ्रू, बस। तो x2y जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ओके, इफ द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अराउंड द कंडक्टर। देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, सपोज रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी आपकी। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो मैंने सॉल्व कर दिया है।
हाँ, अब बात कर लेते पेपर कैसा था। 100% यार पेपर जो था वो आपका थोड़ा बॉर्डर से थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा ट्रिकियर था। जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इस बार जो पेपर आएगा इट इज़ मोर कंसेप्चुअली ओरिएंटेड पेपर, और एग्जैक्टली वैसा ही आपका आया हुआ है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको कहा था कि अगर जो बच्चा पूरा नहीं कर सकता, अगर फर्स्ट 7 चैप्टर्स और साथ में वो जो एडिशनल जो क्वेश्चन, एडिशनल 2 चैप्टर कौन से थे, हाउस होल्ड सर्किट और एक और था रेडियो एक्टिविटी, जो ये कर लेता है और तो उसका ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक जो था पेपर आप देख सकते हो सॉल्व हो जाता। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड खास तौर पे अप्रैल ऑनवर्ड से मैं अब यहाँ पर लगातार जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दूंगा, और मैं लाइव क्लासेस लूंगा मैं फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये आंसर देना चाहते हो तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो यार, ताकि लोगों को भी पसंद आए, कि पता लग जाए कि यार वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।